बात की जाए हमारे पूरे चैप्टर की, तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस यानी कि डायनेमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन के क्यू जी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इन स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस, और साथ में लास्टली गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे अब के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। गाइज इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, यानी कि क्या होता है डायनामिकल इक्विलिब्रियम, इसको समझेंगे। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। पहली स्लाइड को देखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम गाइस हमेशा ध्यान रखना, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो आपके बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल दोनों टर्म के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी कि अगर आप इन्वायरमेंट में देख लो, चाहे आप बायोलॉजिकली देख लो, जैसे आपका ब्लड है, ब्लड में आपका ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी आपके इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं। अगर आपके इन्वायरमेंट में इक्विलिब्रियम ना हो तो आपका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होने लगता है। इसी तरीके से अगर बॉडी के रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में ना हो तो बॉडी के रेट्स आपके डिस्टर्ब होने लगते हैं, यानी कि आपको अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं, या फिर आपका कुछ स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन इश्यूज हो सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन इक्विलिब्रियम। चलिए गाइज अब हम देख लेते हैं कि इस स्लाइड में मैंने आपको क्या क्या वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको बताए हैं। सबसे पहली चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेस। कि आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल दोनों प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग O2 मॉलिक्यूल एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ O2 फ्रॉम आवर लंग्स एंड मसल्स। जो आपके ऑक्सीजन में जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर जो आपके प्रोटीन हीमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करते हैं, ये सभी आपके एज अ ट्रांसपोर्ट कैरी लंग और मसल्स के डिलीवरी O2 डिलीवरी में हेल्प करते हैं। अब देखो, सिमिलर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग CO मॉलिक्यूल, इसी तरीके से जो हमारा ये कहना चाहिए, ये जो आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट रिएक्शन है या फिर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये आपकी हीमोग्लोबिन में के साथ साथ आपका CO मॉलिक्यूल भी रखता है। अगर हीमोग्लोबिन में CO की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो ये आपके ब्लड को टॉक्सिक कर देता है। क्या करता है? ब्लड को टॉक्सिक कर देता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत टॉक्सिक होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करने लगे, आपके एनवायरनमेंट में आपने ब्रीथ लिया, अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी करने लग जाए तो टॉक्सिसिटी की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। क्लियर? When a liquid evaporate in a closed container, अगर आपने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया जिसमें आपने एक लिक्विड को भरा, तो क्या होगा? मान लो ये है आपका क्लोज कंटेनर, इसमें आपने किसी लिक्विड को भरा, तो इसकी अगर आप इसमें कोई भी एनर्जी को देखो, मान लो काइनेटिक एनर्जी की बात करो, तो ये आपके इसी के अंदर होगी, इसके बाहर नहीं जाएगी, है ना। यानी जो भी आपका वेपर बन रहा है या फिर जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो रही है वो उस कंटेनर के सरफेस के अंदर ही होगी, है ना। आपके जो भी वेपर बनेगा यहाँ पर टकराएगा, नीचे आ जाएगा, फिर नीचे टकराएगा, मतलब कुल मिलाकर जो रिएक्शन होगी वो आपकी लिक्विड फेज में होगी, लिक्विड सरफेस टू लिक्विड फेज में होगी। यानी कि गाइस आपके रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि आपका जो वेपर प्रेशर है, जो आपका वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर, बिकॉज एन इक्विलिब्रियम इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लीविंग द लिक्विड, जितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर रहे हैं लिक्विड के, उतने ही आपके यहाँ से रिटर्न भी आ रहे हैं, इक्वल द नंबर ऑफ रिटर्निंग टू द लिक्विड फ्रॉम द वेपर, उतने ही मॉलिक्यूल आपके वेपर से रिटर्न होकर लिक्विड की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इस वेसल के अंदर रिएक्शन हो रही है, जो आपकी इस वेसल के अंदर रिएक्शन हो रही है गाइस, ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। किस में होगी? इक्विलिब्रियम स्टेट में, क्योंकि जितना आपका वाटर लिक्विड में है ना, लिक्विड से आपका जितना वाटर वेपर में बन रहा है ना, या फिर गैसियस स्टेट में जा रहा है,
उतना ही वाटर आपका लिक्विड स्टेट में भी आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो आपका इवेपोरेशन का रेट है वो गाइस आपके रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होता है। क्या होता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर ऑफ लिक्विड यानी वाटर इन लिक्विड फेज में किसके इक्वल होगा? वाटर इन वेपर फेज। नेक्स्ट देखो गाइस, द डबल हाफ एरो इंडिकेट दैट कि आपके जो रिएक्शन है दोनों तरफ से इक्वली हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। क्या दिखा रहा है कि ये जो एरो है ये आपका दिखाएगा कि जितनी रिएक्शन इधर से प्रोडक्ट में जा रही है उतना ही प्रोडक्ट इधर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। The mixture of reactant and product in the equilibrium state is called equilibrium mixture। और इनका जो आपका प्रॉपर पूरी कंप्लीट रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे equilibrium mixture। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम कब हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं गाइस? उसके दो तरीके हैं, या तो आप फिजिकल प्रोसेस ले लो या फिर आप केमिकल प्रोसेस ले लो। अब देखो, अगर मान लो कोई रिएक्शन है जो कि उसका रेट डिटरमाइन किस पर हो रहा है? उसकी स्पीड पर, कि आपकी रिएक्शन तेज हो रही है या फिर आपकी रिएक्शन फास्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है? रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड कर रही है। गाइस देखो, The reactant may be fast or slow depending on the experimental condition। आपकी रिएक्शन तेज जाएगी या फास्ट जाएगी किस पर डिपेंड करेगा? या तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर या फिर रिएक्टेंट के नेचर पर। क्लियर। अगर कोई रिएक्शन क्लोज वेसल में हो रही है, अगर कोई क्लोज वेसल है जिसमें आपकी रिएक्शन हो रही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो कि आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर T दे दिया, तो क्या आप देखोगे कि रिएक्टेंट, अगर आपका रिएक्टेंट है A और B जो कि आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है C और D में, तो आपका जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी कम होगी और साथ में आपका उतना ही प्रोडक्ट बनता जाएगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ से X प्रोडक्ट है ना, X में अगर मान लो 1 यूनिट चला गया तो X माइनस 1 आपका इधर हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। मतलब आपका एक क्वांटिटी यहाँ से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग। आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा जबकि प्रोडक्ट कीप इंक्रीजिंग, जबकि आपका जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। क्लियर। देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जब रिएक्शन ऐसे पोजीशन पर आ जाएगी तो गाइस आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाएगी। नेक्स्ट देखो, अब जब आपकी कोई रिएक्शन A से B जा रही है, कोई रिएक्शन आपकी A से B जा रही है और B से A जा रही है, तो आपकी अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल आ जाती है ना, तो आप क्या समझ पा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट पहले यहाँ से डिक्रीज हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बढ़ा, फिर प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ, रिएक्टेंट बढ़ा। तो मतलब ये हुआ गाइस कि जो आपकी इक्वेशन हो रही है वो आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। किस में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब जितना आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन का अमाउंट होगा उतना ही आपका रिवर्स रिएक्शन का अमाउंट होगा। और गाइस ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता, फिर चाहे वो रिएक्टेंट की हो फिर चाहे वो प्रोडक्ट की हो। क्लियर। तो बस यही चीज हमने लिखी है, दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों के रेट इक्वल होंगे, है ना। और इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें आपके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, किसकी? किसी भी रिएक्शन मिक्सचर की, फिर चाहे वो फॉरवर्ड की हो फिर चाहे वो बैकवर्ड की हो। Based on the extent to which reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium, ये जो आपकी रिएक्शन है जब प्रोसीड हो रही है तो किस में जाएगी? केमिकल इक्विलिब्रियम में जाएगी। एंड गाइस इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस ग्रुप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली कंप्लीशन, ओनली निग्लेजिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कि जब आपकी कोई रिएक्शन A से B की तरफ जा रही है तो क्या होगा? एक निग्लेजिबल क्वांटिटी होगी
केवल एक निग्लेजिबल क्वांटिटी होगी कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट की जो इधर बचेगी। और इस केस में जो आपकी निग्लेजिबल क्वांटिटी होगी उसे हम क्या करेंगे, उसको हम डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसे हम लोग निग्लेक्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन in which only small amount of product are formed। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक बहुत छोटा सा अमाउंट प्रोडक्ट का बनाया जाता है एंड द मोस्ट रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज एट इक्विलिब्रियम। तो बहुत सारे जो रिएक्टेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, अनचेंज हो जाएंगे किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्लियर। द रिएक्टेंट इन विच concentration of reactant and product are comparable with the when the system is in equilibrium। जब आपके कोई रिएक्शन हो रही है किसी के साथ, रिएक्टेंट के साथ में, फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ में, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब देखो गाइस, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि आपके फिजिकल और केमिकल दोनों के इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। किसमें, जब आपका एक्वा सॉल्यूशन आयनिक मोड में होता है। अगर आपका सॉल्यूशन आयनिक है तो उसके फिजिकल और केमिकल बैलेंस को या फिर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने वाले एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर गाइस। अब हमारा पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। क्या है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, चलो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विद सम फिजिकल प्रोसेसेस। अगर आपकी किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम के किसी स्टेट को समझें या फिर किसी कैरेक्टर सिस्टम की इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक को समझें फिजिकल प्रोसेस में, तो गाइस उसके 3 तरीके के टर्म्स हो सकते हैं। द फैमिलियर एग्जांपल ऑफ फेज ट्रांसफर प्रोसेस। तो हमारे फिजिकल प्रोसेस के डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के कुछ आपके फेज ट्रांसफर्स होते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। पहला होता है लिक्विड से सॉलिड की तरफ, दूसरा होता है लिक्विड से गैस की तरफ, और तीसरा होता है गैस से लिक्विड की तरफ। या तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, गैस, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। तो ये आपके कुछ इक्विलिब्रियम फेजेस होते हैं जिनको हमें देखना है। तो गाइस पहला हमारा है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड से लिक्विड की तरफ। यानी कि आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब गाइस उसका सबसे इजी एग्जांपल हमारा आइस और वाटर का है। जैसे आपका आइस है और जो आपका वाटर है उनको आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंसुलेट कर सकते हो। अगर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंसुलेट किया तो आपका सॉलिड सॉलिड रहेगा, वाटर वाटर रहेगा। ठीक है, अब चलो इस चीज को पढ़ते हैं। आइस एंड वाटर केप्ट परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क एट 273 केल्विन। 273 केल्विन पे क्या होगा, जो आपका आइस है और वाटर है दोनों परफेक्टली इंसुलेटेड होंगे। किसमें, फ्लास्क में। एंड थर्मो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। किसके साथ में, सिस्टम के साथ में। वी एब्जॉर्व दैट, हम देख सकते हैं कि द मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज। जो आपके बर्फ का मास है और जो आपके वाटर का मास है वो आपका चेंज नहीं होता। किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में, क्योंकि आपका जो टाइम के साथ में, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब गाइस कभी कभी जब आपके इक्विलिब्रियम में स्टेट में नहीं है तो क्या होगा, इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटिस द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। तो हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को नोटिस करेंगे जो कि आपके आइस एंड वाटर के बीच में हो रही हैं। क्या क्या, पहला, मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइज अगेंस्ट आइस। जो आपके मॉलिक्यूल है लिक्विड वाटर के वो आपके कोलाइड करेंगे किसके, अगेंस्ट आइस के। ठीक है, एंड हेयर इट टू सम मॉलिक्यूल ऑफ आइस एस्केप इनटू लिक्विड फेज। तो आप जब आपके मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा तो आपके आइस के कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में एस्केप कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देयर इज नो चेंज इन मास।
तो आपके जो आइस का मास है और जो आपके वाटर का मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। एज द रेट ऑफ ट्रांसफर मॉलिक्यूल, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूल आइस से वाटर में कन्वर्ट होंगे तो गाइस आपके रिवर्स ट्रांसफर होगी, या फिर कोई आपका वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपकी होने वाली रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहलाएगी। बट हमेशा ध्यान रखना कि आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो, वो आपके किसके इक्वल होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टू 73 केल्विन। नेक्स्ट है आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपका जो आइस है और जो आपका वाटर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर प्रेशर पर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम बात किसी प्योर सब्सटेंस की करें तो कोई प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करेगा, द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर एट इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड आपस में, जैसे H2O सॉलिड एंड लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो गाइस इसे हम कहेंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, और क्या कहेंगे, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। द सिस्टम हेयर इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक ऐसा सिस्टम जहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, उसे हम 2 पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, कि दोनों के जो प्रोसेस है वो आपके साइमल्टेनियसली होने चाहिए, दोनों के जो प्रोसेस है उनका रेट सेम होना चाहिए, और आइस और वाटर का जब रेट सेम होगा तो उनका अमाउंट भी सेम होगा, यानी कि आइस और वाटर का अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जितना आपका आइस उतना आपका वाटर। तो ये था हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब देख लेते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका जो लिक्विड है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। गाइस लिक्विड वेपर के एग्जांपल में सबसे पहले आपके दिमाग में एक एग्जांपल आता है कि पानी को अगर आपने गर्म किया तो वो आपका गैसियस स्टेट यानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब देखो एग्जांपल के लिए कोई आपका ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, क्या है, कोई आपका ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, ठीक है, उसमें आपने एक यू शेप की नली लगा दी, क्या करी, यू शेप की नली लगा दी, किसके साथ में, मरकरी मोनोमीटर के साथ में, मरकरी मोनोमीटर के साथ में। तो क्या देखोगे आप कि जो आपका ड्राई एजेंट है, ड्राई एजेंट कौन सा है, लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये आपका क्या करेंगे, अगर इनको कुछ देर के लिए रख दिया जाए बॉक्स के अंदर तो ये आपके एनवायरनमेंट को ड्राई करने का काम करेंगे। कौन कौन, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लियर। अगर इन ड्राई एजेंट यानी कि इन दोनों एजेंट्स में से किसी को भी हटा दिया जाए या फिर इन दोनों एजेंट को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि बॉक्स में टिटलिंग हो जाएगी, क्या होगी, बॉक्स में एक साइड टिटलिंग हो जाएगी, जिसे हम आसानी से ट्रांसपेरेंट बॉक्स के बाहर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक पेट्री डिश लोगे जिसमें वाटर रखोगे और जो आपके उस बॉक्स के अंदर रखा जाएगा, ये देखो, ये आपका, इधर देखो, ये आपकी यूट्यूब लगी हुई है जो कि आपके मरकरी से जुड़ी हुई है। अब इसमें क्या हुआ, जब आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को रखा तो आपका क्या हुआ, टिटलिंग शुरू हुई। जब आपने इसको जब इसको हटाया तो टिटलिंग शुरू हुई, क्लियर। तो इससे क्या आपने देखा कि इट इज ऑब्जर्व दैट मर्करी लेवल राइट लिम्ब, जो आपका जो मर्करी लेवल है वो अचानक से ऊपर उठेगा, ठीक है, लिमिट टू द मोनोमीटर, किसमें, मोनोमीटर में, स्लोली इंक्रीज, तेजी से उठेगा, एंड फाइनली अटेन कांस्टेंट, और एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर ये कांस्टेंट पर आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे बॉक्स के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ेगा तभी तो मरकरी का आपका लेवल भी बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया। क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये मरकरी का लेवल भी कांस्टेंट हो गया, क्लियर।
और जब आपका प्रेशर बढ़ा तो इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीजेस, जो आपके वॉच ग्लास में वाटर है उसका वॉल्यूम कम हुआ। क्लियर। तो गाइज ये पिक्चर आपको क्या दिखा रही है, मेजरिंग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर, वाटर के वेपर प्रेशर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर शो कर रही है। नेक्स्ट है इनिशियली देयर इज नो वाटर वेपर। यहाँ पर आपका इनिशियली क्या होता है, कोई भी वाटर वेपर नहीं है और वेरी लेस इनसाइड द बॉक्स, और आपके बॉक्स के अंदर किसी भी तरीके का भाप या फिर वेपर नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो वाटर है वो प्रॉपरली प्रेशर के साथ में इवेपोरेट होकर आपके मरकरी के इसको कहना चाहिए लेवल को बढ़ाएगा, साथ में वाटर का एडिशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वाटर का एडिशन करेगा। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज विद द टाइम। जो आपके प्रेशर का इंक्रीज हुआ है वो समय के साथ साथ घटेगा, है ना, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू वाटर, क्योंकि जो आपका वाटर है, जो आपका वेपर है वो आपका वापस वाटर में कन्वर्ट होगा क्योंकि कंडेंस होगा। क्लियर, ड्यू टू द कंडेंसेशन। फाइनली इट लीड एन इक्विलिब्रियम। एक टाइम पे आकर क्या होगा, ये जो आपकी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। देयर इज नो नेट ऑफ इवेपोरेशन, यहाँ पर आपका कोई भी एक नेट इवेपोरेशन नहीं रह जाएगा, यानी ना तो आपका लिक्विड गैस में जाएगा और ना ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिएक्शन आपकी एक न्यूट्रल या फिर कहना चाहिए साम्यावस्था में आ जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट आल्सो इंक्रीज, कि आपके जो नंबर है वाटर मॉलिक्यूल के वो आपके गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे, जब तक कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं हो जाता या फिर जब तक आपका इक्विलिब्रियम पॉज नहीं हो जाता, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो वाटर लिक्विड आपके किसके इक्विलिब्रियम में होगा, वाटर वेपर के, और वाटर वेपर आपके वाटर लिक्विड के। इस फेज में जाकर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, इवेपोरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जब आपका सॉलिड डायरेक्ट सब्लिमेट होकर वेपर फेज में चला जाए तो आपका सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इसमें कोई आपका मान लो एक सॉलिड आयोडीन है, किसी क्लोज बर्तन में आपका सॉलिड आयोडीन रखा हुआ है। अब आप क्या देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये वायलेट वेपर देता है। क्या देता है, वायलेट वेपर देता है, और कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है। क्या होती है, कलर की इंटेंसिटी समय के साथ बढ़ती है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो सॉलिड है वो गैसियस स्टेट में जा रहा है। क्या हो रहा है, जो आपका सॉलिड है वो आपका गैसियस स्टेट में जा रहा है, I2 आपका गैसियस स्टेट में जा रहा है। फिर एक पर्टिकुलर समय के बाद आप क्या देखते हो कि आपके जो कलर की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में जा रही है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। अब I2 ना तो आपका गैस में कन्वर्ट होगा और ना ही गैस आपका वापस I2 में जाएगी, जितनी जिसकी फेज है उतनी ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ हैंस आयोडीन, सॉलिड आयोडीन सब्लिमेट इन आयोडीन वेपर एंड आयोडीन वेपर कंडेंस टू गिव सॉलिड आयोडीन, और जो आपका आयोडीन वेपर है वो कंडेंस होकर उतना ही आपको सॉलिड आयोडीन देता है, यानी कि गैस, आयोडीन गैस और आयोडीन सॉलिड दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है। तो गाइस इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयोडीन सॉलिड इक्विलिब्रियम में है आयोडीन वेपर के साथ। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन आपका क्या हुआ, पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ, तब आपका कलर इंक्रीज हुआ। फिर एक टाइम के बाद ये कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी कि आयोडीन लिक्विड सॉलिड से वेपर में बदलना और वेपर से कंडेंस होकर सॉलिड में बदलने की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में चली गई। उसके बाद जो भी आपका कलर आया वो आपका कांस्टेंट कलर था। आफ्टर द एग्जाम्पल शोइंग दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, अब इसको आप अनदर एग्जाम्पल से कैसे शो कर सकते हो। दूसरा है कपूर। कपूर सॉलिड स्टेट में आपका क्या करता है, हीट होने पर वेपर में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से NH4Cl सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, यानी NH4Cl में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों आपकी सॉलिड से गैस की इक्विलिब्रियम रिएक्शंस थी।
अब नेक्स्ट है गैस इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड, सॉलिड में या फिर गैस में, लिक्विड में। तो पहला है सॉलिड इन लिक्विड। गाइस हमको देखना है कि आपकी डिसोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है ना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड का या फिर गैस का किसी लिक्विड में, ठीक है। तो गाइस हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई छोटा सा अमाउंट सॉल्ट का या फिर शुगर का हम वाटर में मिलाते हैं किसी रूम टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, तो वो आसानी से मिल जाता है, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, राइट। जबकि अगर कोई आपका थिक शुगर सिरप सॉल्यूशन है, अगर कोई आपका थिक शुगर सॉल्यूशन है और उसमें आप शुगर को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, किसी हाई टेम्परेचर पर शुगर को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या देखते हो कि शुगर के क्रिस्टल नहीं घुल पाते हैं, वो सेपरेट ही रह जाते हैं, है ना। अगर आप इसको कूल करो तो भी और अगर ऐसे भी छोड़ दो तो भी क्या देखोगे कि शुगर के क्रिस्टल सेपरेट हो जाते हैं। गाइस ये शुगर के क्रिस्टल क्यों सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका थिक शुगर सिरप है ये आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से वो अपनी एक सैचुरेशन लेवल को क्रॉस कर चुका है। इसके आगे अगर आप कोई भी शुगर मिलाओगे तो वह आपका डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अगर आपके एक दिए गए टेम्परेचर पर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो आपके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, है ना, और साथ में ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनामिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें आपके प्रोसेस जो होती है वो डायनामिक होती है, किसके बीच में? सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में और सॉलिड स्टेट के बीच में होने वाली रिएक्शन जो होती है वो आपकी डायनामिकल होती है। यानी कि आपका जो शुगर सॉल्यूशन है वो आपके शुगर सॉलिड में और शुगर सॉलिड शुगर सैचुरेशन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है। कब? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका शुगर मिलाया जा रहा है उसकी क्वांटिटी किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जब आप उस थिक सिरप को ठंडा करोगे तो बनने वाले क्रिस्टल के शुगर क्रिस्टल आपके डिसॉल्व शुगर क्रिस्टल के इक्वल होंगे, यानी कि दोनों की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में होगी, और इसे क्यों हम क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? नेक्स्ट है लिक्विड में गैस का डिसॉल्व करना। कैसे होती है लिक्विड का गैस में डिसॉल्व? तो गाइस सबसे अच्छा सबसे इजी एग्जांपल है इसका सोडा वाटर, कि जब आप सोडा वाटर की बोतल को ओपन करते हो तो उसमें बहुत तेजी से बुलबुले निकल के बाहर को आते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। क्लियर? व्हेन अ सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, जब आपकी सोडा वाटर बॉटल ओपन की जाती है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्यों? क्योंकि उस लिक्विड में आपकी गैस CO2 मिली होती है जो कि बहुत सारे बबल के साथ बाहर आती है। The phenomena arise due to the difference in solubility of carbon dioxide at different pressure। अब ये जो अचानक से बहुत तेजी से आपका बाहर सोडा वाटर आता है उसका कारण क्या है? क्योंकि गाइस जो आपका बाहर का प्रेशर है और जो अंदर का प्रेशर है उसमें एक डिफरेंस है। वही डिफरेंस आपके कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस क्रिएट करता है। इसी वजह से जैसे ही आप सोडा वाटर की बोतल खोलते हो तो वो बहुत तेजी से बाहर आता है विद सोडा वाटर बबल। देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट। यहाँ पर आपका गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में जो आपका डिसॉल्व्ड लिक्विड में गैस है उनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है, किसका? इक्विलिब्रियम का। कब? एक अंडर सर्टेन प्रेशर। जैसे आपके CO2 गैस है, जब इसे लिक्विड में आपने डिसॉल्व किया तो आपका CO2 लिक्विड और CO2 गैस दोनों आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। तो गाइस ये जो इक्विलिब्रियम है किसके द्वारा गवर्न किया गया? हेनरी लॉ द्वारा। किसने किया? हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। जो आपकी गैस का मास है जो कि मिलाया गया है किसी सॉल्वेंट के मास में,
दिए गए टेम्परेचर पे, वो गाइस आपके प्रेशर के, गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो आपका P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास की, है ना। मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ मास ऑफ सॉल्वेंट, जो आपके सॉल्वेंट में मिलाया गया है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? दिस अमाउंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये जो अमाउंट है गाइस, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा अमाउंट कम होगा, जैसे जैसे अमाउंट ज़्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब इनके बीच में इन्वर्सली रिलेशन का साइन है। सोडा वाटर बॉटल सील्ड अंडर द प्रेशर ऑफ गैस, जो आपकी सोडा वाटर होती है वो उसमें एक प्रेशर होता है जिस प्रेशर के अंदर से बंद किया जाता है। अब जब आप, इसका मतलब ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, बट जैसे ही आपकी बॉटल खुलती है तो वो अपना बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है कैप के, जो कि आपके नए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अब क्या होगा? बाहर के इक्विलिब्रियम, एनवायरनमेंट का इक्विलिब्रियम और उस बॉटल के इक्विलिब्रियम में एक बड़ा डिफरेंस होता है, प्रेशर का डिफरेंस होता है। एटमॉस्फेयर जो पार्शियल प्रेशर है वो आपका डिफरेंट होने की वजह से बहुत तेजी से बबल के साथ बाहर निकलती है। एज सून एज द बॉटल ओपन, some dissolved carbon dioxide escape to each new equilibrium condition required to the low pressure, क्योंकि आपका बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के कंपेयर में लो होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? पार्शियली प्रेशर इन द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। क्या बोल सकते हैं? इट्स अ पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो इस हम लोग टेबल को समझ लेते हैं। गाइस आपको कुछ प्रोसेस दिए हैं और इसके कुछ आपको कंक्लूजन्स दिए हैं। चलिए देखते हैं। सम फीचर ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, जब आपका लिक्विड गैस में जा रहा है, यानी कि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, एक गिवन टेम्परेचर पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। वहीं पर जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आपका प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, किसके साथ में? मेल्टिंग पॉइंट के साथ में, यानी मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट देखो, अगर आपका कोई सॉल्यूट है, जो कि आपके सॉल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट गिवन कॉन्स्टेंट। जो आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर के कॉन्सेंट्रेशन के कांस्टेंट होगा। गाइस नेक्स्ट देखो, जो आपका गैस है वो गैस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? गैस एक्वस स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट का गैसियस में जाना, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, यानी कि आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपकी जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपका CO2 गैस एक्वस में और CO2 एक्वस गैस में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से इक्विलिब्रियम है देख लेते हैं। पहला है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। ठीक है, एक किसी गिवन टेम्परेचर पर जो इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा वो किसी क्लोज सिस्टम में पॉसिबल होगा। दूसरा है बोथ अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। जो आपकी दोनों प्रोसेसेस हैं, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों प्रोसेसेस एक सेम रेट पर हो सकती हैं और एक स्टेबल कंडीशन पर होंगी, जिसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जितनी भी आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम इज एट कांस्टेंट फॉर फिजिकल प्रोसेस, जब आपका कोई इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होता है तो यह अपने कांस्टेंट वैल्यू तो वह अपनी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पर पैरामीटर को शो करता है एट गिवन टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर जो आपके मैग्नीट्यूड है किसी भी प्रोसेस का, वो आपका फिजिकल प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम में रीच करेगा। अब गाइस बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। क्या है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस? देखो बिल्कुल फिजिकल सिस्टम की तरह केमिकल रिएक्शंस भी आपके इक्विलिब्रियम को शो करती हैं। कैसे? जब आपके रिएक्शन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड या बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जाती है
तो आपका जो रिएक्शन रेट होता है वो दोनों के लिए इक्वल होता है। यानी कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है और जो आपके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जितना आपका रिएक्टेंट खर्च होता है उतना ही आपका प्रोडक्ट बनता है, और इस प्रोसेस को हम लोग नेचुरली क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। गाइस, डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका क्या क्या रिएक्शन रखता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन, और दोनों रिएक्शन आपकी ओरिजिनल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर हम बेटर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, इमेजिन करो कि कोई आपकी रिएक्शन हो रही है ए से बी, जब रिएक्टेंट है तो वो सी डी प्रोडक्ट दे रहे हैं और सी डी आपस में रिएक्ट करके ए बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो गाइस, इसमें क्या हो रहा है, आपके ए बी का जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं या फिर डिप्लीट हो रहे हैं तो सी डी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी सी डी आपका बन रहा है। दिस लीड टू द डिक्रीज इन फॉरवर्ड रिएक्शन। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम हो रही है और रिवर्सिबल रिएक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर। अब इसमें चीज को देखते हैं। देखो गाइज, जब आपकी ए और बी रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। एट द सेम टाइम जब आपका प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है तो आपका ए बी की क्वांटिटी बढ़ रही है, ए बी इंक्रीज हो रहा है और ये आपका डिक्रीज हो रहा है। किसके करस्पॉन्डिंग टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ए और बी दोनों अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि बनने वाले यूज होने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और बनने वाले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इक्वल होगी। अब देखो, इवेंचुअली टू रिएक्शन अकर एट द सेम रेट। हमने क्या देखा, दो रिएक्शन आपके सेम रेट पर हो रही हैं, है ना, और एक टाइम पर जाकर जो आपका सिस्टम है वो आपका इक्विलिब्रियम में जा रहा है। किस में जा रहा है, इक्विलिब्रियम में जा रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, और ये भी हमारा जो प्रोसेस है किस में दिखा रहे हैं, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में दिखा रहे हैं। सिमिलरली रिएक्शन रीच एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने क्या देखा, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई। इवन जब हमने स्टार्ट किया सी और डी, है ना, व्हेन वी स्टार्ट ओनली सी एंड डी, दैट इज नो ए एंड बी बीइंग प्रेजेंट इनिशियली। जब आपका सी एंड डी की तरफ से यानी बैकवर्ड रिएक्शन हुई, जब आपका ए बी अभी तक नहीं बना था, तो हमने क्या देखा कि आपके जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन था वो भी किसी दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि सी डी से ए बी की साइड में पहुंच गया। क्लियर। अब देखो, इसमें दूसरा है एक एग्जाम्पल रिएक्शन का, उसके थ्रू हम इसको समझाएंगे। द डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेट ऑन द सिंथेसिस ऑफ हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस होती है अमोनिया की। अब अमोनिया के फॉर्मेशन को हम इस डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम से समझाने की कोशिश करेंगे। हम क्या देखेंगे कि जो आपकी हेबर रिएक्शन है वो आपके अमाउंट ऑफ डाइनाइट्रोजन और अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन के को मेंटेन किया जाता है जब एक हाई टेम्परेचर पर, एक प्रेशर पर, तो आपके रेगुलर इंटरवल में अमाउंट ऑफ अमोनिया बनता है। क्या बोला कि जब आपके डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्ट होते हैं तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर हमको एक अमोनिया प्राप्त होता है। कैसे, ये है हाइड्रोजन, ये है डाइनाइट्रोजन। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको एक टाइम इंटरवल के बाद अमोनिया देंगे। कैसे, अब ये रिएक्शन क्या दिखा रही है कि हमारे दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर बन रहा है ना, ये दोनों आपके रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो आपका मिक्सचर है ये भी आपका सेम अमाउंट में है, तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी सेम अमाउंट में होगा। क्लियर। Consistency in the composition indicate that the reaction has reached at equilibrium। इससे क्या पता चला कि जो हमारी रिएक्शन है वो आपकी इक्विलिब्रियम में जा रही है ना, किस में जा रही है, इक्विलिब्रियम में जा रही है। ठीक है। अब देखो, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कैरिड आउट एग्जैक्टली बाय स्टार्टिंग कंडीशन इन द पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है जब आपकी पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर की रिएक्शन H2 की जगह D2 यूज करके होगी, तब गाइस क्या होगा,
तब भी आपकी जो रिएक्शन का रेट आएगा यानी रिएक्शन का ग्राफ आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों आपके सेम रेट पर ऐड करके आपका सेम अमाउंट का अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है यूज आइसोटोप ड्यूटेरियम। जब हमने D2 को वाटर की जगह यूज किया तो हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन रीच अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक डायनामिकल इक्विलिब्रियम की तरफ चलेगी, जिसमें जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल रहेगी और उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रिएक्शन है दोनों साइड में इक्विलिब्रियम में रहेगी। N2 + 3H2 = twice NH3 या फिर NH3 इक्विलिब्रियम H2 + 3H2 N2 + 3H2। अब इस चीज को आप कैसे समझोगे दूसरी रिएक्शन के लिए। सिमिलरली अगर कोई रिएक्शन हो रही है आपकी H2I2 इक्विलिब्रियम में है ट्वाइस HI के, तो हम क्या देखेंगे, इफ वी स्टार्ट विद इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 and I2। देखो आपका H2I2 क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में है, इनको जब आपने रिएक्ट कराया तो हमारी रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। क्या हुआ, हमारी रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, फिर क्या हुआ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 and I2 डिक्रीज। फिर एक टाइम के बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है H2 और I2 का वो डिक्रीज हुआ, वाइल HI इंक्रीज, जबकि जो आपका HI है वो इंक्रीज हुआ, टिल ऑफ द बिकम एट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम। और ये जो आपका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और जो आपका ये अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, इसकी क्वांटिटी तब तक चली जब तक कि आपकी रिएक्शन रेट दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ गए। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गए, फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ HI एंड डिडक्शन ऑफ H2I2 रुक गया, यानी कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई। तो गाइज ये थी हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम्स, यानी कि किस तरह से आपके डिफरेंट रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम तक अपने रिएक्टेंट को कम करती हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, फिर प्रोडक्ट अपना वापस रिवर्सिबल रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाती हैं, जहां पर जाकर ना तो रिएक्टेंट फॉर्मेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और ना प्रोडक्ट अपना वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो प्यारे बच्चे, हमने अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम स्टेट्स को समझा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतर पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और बने रहना है ADA 24/7 स्कूल के साथ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।